हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में संविधान को स्टार्ट कर चुके थे, सरकार समझ चुके थे, सरकार के विधायिका को समझ चुके थे, सरकार के विधायिका को, और विधायिका में हम लोग संसद इस क्लास में समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा भी था आपको कि हम लोग सरकार के माध्यम से इस संविधान में प्रवेश करेंगे और हम लोग का तरीका अलग रहेगा। तो ये ज़्यादा देरी न करते हुए अपने इस क्लास पर शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, संसद के 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। हमने आपको बताया था। ये ध्यान हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु यह संसद का ये सदस्य है, ठीक। क्योंकि ये प्रश्न पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिर ये किस सदन का है। तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन ये संसद का एक अभिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। क्यों है, क्या है, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 79 को, ठीक है। संसद के आगे 79 लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पर र लिख के 80 लिखा हुआ है, यहाँ पर लो लिख कर 81 लिखा हुआ है। कुछ और नहीं, अनुच्छेद है, ठीक है। क्या ये अनुच्छेद है? इसको सरलों से याद रखिएगा। ये मैंने जस्ट अभी लिखा था, ये सरलों से याद रखिएगा आप इसको, ठीक ना, सरलो, ठीक है। 79, 80 एंड 81, ठीक है। 79, 80 और 81, ठीक। ये ट्रिक है, इसका याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 जो है आपका संसद के बारे में है, और 80 राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में 81। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपने उसको। देखिए, लोकसभा, तो लोकसभा जो है हमने अभी आपको जस्ट बताया कि निम्न सदन है, ठीक। और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा, जैसा कि आप इसके नाम को यहाँ से देखें तो लोकसभा, लोक मतलब होता है लोग, ठीक है। लोक मतलब होता है लोग या लोगों की सभा, जहाँ पर लोगों का, यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर लोगों के, हमारे और आपके द्वारा चुनकर भेजे गए सांसद यहाँ पर बैठते हैं। ये देखिए, पुराना जो ये क्या नाम है कि ये संसद भवन है, पुराने संसद भवन का ये डिजाइन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पुराने संसद भवन का। और ये जो नया संसद भवन बन रहा है, ये उसका डिजाइन है। अभी हम आपको इमेज में दिखाते हैं कि ये नया संसद भवन और पुराना संसद भवन कैसा है। ये नया संसद भवन और ये पुराना संसद भवन, ठीक ना। नया संसद भवन आपको भी पता है कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, और पुराना संसद भवन मध्य प्रदेश में मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, उससे प्रभावित होकर उसके डिजाइन से लेकर बनाया गया था। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है, ये नया संसद भवन बन रहा है। उम्मीद है कि 2024 में ये चालू हो जाएगा, कार्य इसका इस पे मतलब शुरू हो जाएगा। और ये पुराना संसद भवन है जस्ट इसके पीछे गोलाकार में, और ये वो 64 योगिनी मंदिर है जिसे प्रभावित होकर पुराना वाला बनाया गया था, ये वाला, इस वाले मंदिर से, ठीक ना। इसका जीर्णोद्धार का कार्य भारत सरकार करा रही है। तो हम ये बता रहे थे क्यों नया संसद बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है, और इस पर अगर बात करने लगा जाए तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए हमने अपने लोकसभा के सांसद जो है, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को हमने उनकी सीटों में बढ़ोतरी को रोक रखा है, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर आप सोच लीजिए, और 2023 चल रहा है। तो देखिए, 550 सदस्य वर्तमान में है इस वक्त, 550 वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा में। राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ठीक। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, किंतु राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि ये नया लोकसभा संसद और ये पुराना संसद। देखिए, लोकसभा क्या है, वर्तमान में 543 सदस्य हैं, है ना, 543 सदस्य हैं। इससे पहले 2 एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, ठीक है। राष्ट्रपति साहब 2 एंग्लो इंडियन को वो करते थे, मनोनीत करते थे। किंतु 104वें संविधान संशोधन के तहत, ये वाला याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन 2021 के तहत इनको, इस वाले को हटा दिया गया है। तो अब जो है 543 बचा है, वरना 545 होता था, ठीक है। वैसे तो अधिकतम 552 था पहले, अधिकतम सदस्य 552 सदस्य लोकसभा के हो सकते थे, अब 550 है। ये भारत का नक्शा है, ठीक, मोटा मोटी समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है। क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत के नक्शे को अगर देखा जाए तो पूरे भारत ये है, ठीक है। इसको हमने 550 जो है छोटे उसमें बांट रखा है, किसमें, 550 संसदीय क्षेत्रों में, पूरे देश के लिए, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा है, जो पीओके वाला हिस्सा है, यहाँ पर 7 सीटें हमारी हैं, जो कि इसीलिए ये 550 में से 3 घटाकर 543 पर वो होता है। ठीक है, ये हमारे 7 सीटें पीओके में हैं। बाकी अगर देखा जाए तो हमने सबको, ये लाल 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 जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हमारा संसदीय क्षेत्र है। हमने संसदीय क्षेत्रों में बांट रखा है पूरे देश को। क्लियर? ठीक है, तो जब हमने इसको बांट रखा है तो 550 का आधा, 550 लेकर चलिए, तो 550 का आधा कितना हुआ? 550 का आधा कितना हुआ? 275 सीट। 275 सीट है ना, तो 275 सीट कम से कम चाहिए वहां पर संसद में आपको बहुमत बनाने के लिए, लोकसभा में, स्पेशली लोकसभा में। भारत के जो हम लोग यहाँ पे भारत को नक्शे को हमने देखा, यहाँ पर कम से कम आधी सीट यानी कि 275 सीट पर जिस पार्टी, जिस दल का, जिस राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त होगा वो अपनी सरकार बनाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इस वक्त मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ने इस आंकड़े को टच कर रखा है। ठीक है, इस आंकड़े को क्रॉस कर रखा है। ठीक, अगर किसी पार्टी के पास विशेष बहुमत नहीं होता है, ये बहुमत नहीं होता है, तो 2-4 पार्टियां मिलकर, ठीक है, 2-4 पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाने के लिए इस आंकड़े को टच करते हैं कि हाँ हमारे पास इतने सांसद जीते हैं। एक बात बताइए, ठीक है, कि मान लीजिए मैं, अगर मोदी जी हैं, वाराणसी से आते हैं, ठीक है, वाराणसी से हैं मोदी जी, वहाँ से जीत कर आए हैं, संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी है, वहाँ के लिए काम करेंगे, वहाँ के अपना रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप जहाँ पर हैं, मान लीजिए आप हैं दिल्ली के, ठीक है, आप दिल्ली में किसी एक, दिल्ली में 7 वैसे क्षेत्र हैं, दिल्ली में संसदीय क्षेत्र है, दिल्ली को 7 संसदीय क्षेत्र में बांटा गया है। मान लीजिए किसी एक जगह से आप जो है आते हैं, और वहां पर जो है आप जहां से आए हैं, मान लीजिए कि ए बी से आप आए हैं, लेकिन वो ए बी हार गया है। ठीक, उसकी जगह कौन जीत गया है? मतलब ए बी यहां से तो जीता है, लेकिन वो इसमें नहीं है, बीजेपी का नहीं है। ठीक है, वो इस दल का नहीं है, ठीक, वो किसी और दल का है। ठीक, तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, संसद में जाकर रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। ये सब कॉमन चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल पता होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, जो आपको नहीं पता तो आपको पता लगे। ठीक ना, क्योंकि मैं जस्ट इसके बाद विधानसभा को समझाऊंगा, लोकसभा राज्यसभा समझाकर संसद खत्म करके तुरंत हम लोग वहां पर, बच्चे जो बेसिक चीज है वो नहीं समझ पाते हैं, फैक्ट्स तो पता हो जाता है लेकिन समझ नहीं पाते। देखिए, तो मान लीजिए मैंने बताया आप ए बी जगह से आते हैं, ठीक है, ए बी जगह से आप आए, आपके यहाँ से कोई और जीत गया, ठीक, लेकिन वो इस दल का नहीं है, उसकी सरकार नहीं बन रही, तो क्या वो यहाँ बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा, जीत कर तो आया ही है, तो वो ये क्या करेगा, वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, यहाँ बैठेगा और अपना जो उसका क्षेत्र है ए बी, उस जगह को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए आवाज उठाएगा कि सर मेरे इस क्षेत्र में, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरे यहाँ पर पानी की कमी है, मेरे यहाँ पर सड़कों की कमी है, मेरे यहाँ पर बिजली की कमी है। ठीक है, वो आवाज उठाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सरकार जीत गई है, कहाँ गया भारत का नक्शा? ठीक, इधर आइए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भारत इतने से ज़्यादा सीटों में, भारत इधर पूरा ये हरा हरा में भारत के जो, मतलब जो भारत का जो इस वक्त जिसने बहुमत प्राप्त किया उस दल ने जीत रखा है। ठीक है, ये सारा जीता हुआ है, लेकिन ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोई ऐसी पार्टी जीती है जिसकी सरकार नहीं बन पाई। ठीक है, मान लीजिए सपोज ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो नहीं बन पाई, तो ये भी तो जाएगा संसद में। ये जो हारा हुआ जो ए बी वाला है, या आपके यहाँ का या मेरे यहाँ का कोई भी है जो बेशक हार गया है, वहाँ मतलब उसकी सरकार उसमें नहीं बनी, लेकिन वो अपने क्षेत्र को तो रिप्रेजेंट करेगा ना, अपने यहाँ का तो प्रतिनिधित्व करेगा ना, वो जाकर वहाँ पर आवाज तो उठाएगा ना, चाहे वो सरकार में हो या ना हो। तो जब वहां जाएगा और आपने अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज उठाएगा, केंद्र सरकार से मांग करेगा, जो केंद्रीय सूची के विषय हैं उन पर मांग करेगा कि हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, इस चीज की नहीं कमी है, इस चीज को, या फिर सरकार कोई ऐसा कोई नियम कानून, ऐसा कोई अधिनियम बनाती है जिससे लोगों को घाटा हो रहा है, उसके जो संसदीय क्षेत्र के लोग उनको घाटा हो रहा है, देश के लोगों को घाटा हो रहा है, तो बिल्कुल आवाज उठाएगा, सरकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए राज्यसभा, ये तो हो गया, हमने आपको बता दिया कि ये आपको समझा दिया हमने लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा, ये भारत का नक्शा फिर से। अब राज्यसभा की में 500 कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं। 250 सदस्य राज्यसभा में। 12 सदस्य इसमें जो है राष्ट्रपति साहब द्वारा मनोनीत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति सभा के द्वारा और राष्ट्रपति साहब के द्वारा, और उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। अब क्या है, यहाँ राज्यसभा से आप समझ पा रहे होंगे शब्दों से कि राज्यों की सभा, राज्यों की सभा। अब राज्यों की सभा का मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पर देखिए आप मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका यूपी हो गया है ना, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये बिहार हो गया,
है ना, ये थोड़ा ज़्यादा तो गैप आ गया है। यहाँ पे आपका ये आ गया आपका कर्नाटक, ठीक है, ये आ गया केरल, ये तमिलनाडु, है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक राज्य को अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुँचानी है। कहाँ है? दिल्ली यहाँ है। दिल्ली में अगर उसको अपने केंद्र सरकार को अपनी बात अगर पहुँचानी है तो कैसे पहुँचाएगा? ठीक है, बार बार पता लगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री साहब है, कर्नाटक की सरकार है, दौड़ दौड़ के यहीं पहुंच रही, यहाँ बात उठा। इसीलिए एक ऐसी सभा है जो रिप्रेजेंट करती है, राज्यसभा जिसे कहा जाता है, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ जाकर बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कर्नाटक के भी जाके प्रतिनिधि बैठेंगे, ये तमिलनाडु के भी जाके बैठेंगे, केरल के भी बैठेंगे, है ना, यूपी के बैठेंगे, बिहार के बैठेंगे, मेघालय के बैठेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, सभी राज्यों के जो है ये लोग प्रतिनिधि मतलब यहाँ की विधानसभा, यहाँ की सरकार, साधारण भाषा में समझिए अगर, तो यहाँ की सरकार के द्वारा चुनकर भेजे गए इन राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, वहाँ पर अपनी बात उठाएंगे। अब हम लोग जब विधेयक करेंगे तो राज्यसभा की वैल्यू हम लोग समझेंगे कि राज्यसभा की वैल्यू क्यों है, क्या है, या जब संविधान संशोधन करेंगे अगली उसमें देखते हैं, या तो आज वाली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करते हैं तो उसमें इसकी वैल्यू और इसके उसको समझ जाएंगे। वरना अगर इसकी बुराइयों को देखें तो मतलब ये किसी काम का नहीं है ना। लोग कहने के लिए तो कहते हैं राज्यसभा की आवश्यकता ही नहीं है। आइए लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ लेकर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, लोकसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है, ये अस्थायी सदन है, माफ करिएगा हमने गलती से लिख दिया है। लोकसभा अस्थायी सदन है और ये जो है राज्यसभा स्थायी सदन है। क्लियर? राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, ये अस्थायी है। एक मिनट, एक सेकंड बस समय दीजिए आप लोग, है ना। ये क्या है? अस्थायी सदन है। अस्थायी मतलब कि टेम्पररी, अस्थायी, ठीक है। और ये जो है स्थायी सदन है, यानी ये परमानेंट है। अब क्या है, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि स्थायी सदन का मतलब, अस्थायी सदन का लोकसभा का मतलब है कि भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है कि मतलब सरकार गिर सकती है, ठीक है। वो उसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये देखिए हमने नीचे लिखा भी है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये यूपीएससी में इस लेवल का पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। वो स्टेटमेंट में देकर पूछा था। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु यहाँ लोकसभा का ही कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक ना। यानी 5 वर्ष के अंदर भी या 5 वर्ष पूरा होने पर लोकसभा को भंग होना निश्चित है। अगर 5 वर्ष के अंदर सरकार गिर जाती है, बहुमत खो देती है, हमने बताया कि बहुमत जिसकी रहेगी उसी की सरकार बनेगी, ठीक। तो अगर वो खो देती है तो फिर उसको भंग होना आवश्यक है, मतलब भंग हो जाएगी, ठीक। अच्छा, हमने बता दिया कि भंग किया जा सकता है, यहाँ भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है, ठीक। लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं और लेकिन राज्यसभा के पास विशेष कुछ शक्तियाँ हैं। हम देखेंगे भी क्या विशेष शक्तियाँ हैं। अच्छा, हम सदस्यों की बात कर रहे थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल और लोकसभा के भी कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है। तो जब हम लोग इसके सदस्यों का कार्यकाल की बात कर रहे थे, तो जब ये स्थायी है तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, ठीक ना, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य नए आते हैं और पुराने जिनका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है वो रिटायर हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अपने अगले उस पर चलते हैं, पेज पर देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। लोकसभा के लोग आपस में बैठकर, और मतलब जब पहली वो होती है, जब शपथ वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो सबसे एज्ड व्यक्ति होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उस बार के लोकसभा सत्र में जो चुनकर आए होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। उनको बनाया जाता है स्पीकर, उनको क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। जैसे कि हमारे संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो उसी तरह प्रोटेम स्पीकर, हर बार जब नई लोकसभा का गठन होता है तो प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है, जो वहाँ पे जो सबसे वरिष्ठ होता है वही होता है, और वो जो है फिर उसके बाद से वोटिंग होती है और लोकसभा अपने ही सदस्य में से किसी को अपना अध्यक्ष चुनती है। पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मालवांकर, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मालवांकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही वो पहले व्यक्ति भी थे जिनके लोकसभा अध्यक्ष, ये पहले वही लोकसभा अध्यक्ष थे जिन पर महाभियोग, मतलब इनको हटाने के लिए प्रस्ताव बिल लाया गया था, ठीक। अभी तो हाल ही में कांग्रेस ने कोशिश किया था कि मतलब ओम बिरला सब लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी लेकर आया जाए, लेकिन वो फिर उसका मुद्दा भटक गया।
तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर, और सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ऐसे थे जिन पर ये लाया गया था, हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया गया था। अच्छा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये रहा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर उसके बाद से हम आपको बता रहे थे ये लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है बताएंगे हम आपको, आने वाले समय में बताएंगे, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा के बारे में अगर देखा जाए तो इसके जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष नहीं, यहाँ सभापति होते हैं, तो सभापति को यहाँ जो होते हैं वो हमेशा उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो सभापति होते हैं हमेशा उपराष्ट्रपति ही होते हैं, और उपराष्ट्रपति का को जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इनका चयन कैसे होता है, वोटिंग कैसे होती है। क्लियर। प्रथम अगर बात की जाए राज्यसभा के सभापति की, तो पहले जो थे वो कौन थे? राधाकृष्णन जी थे, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति वही थे। 30 वर्ष बता ही दिए। राज्य संबंधी कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त है इसके पास कि राज्य के जो बाउंड्री वगैरह से होती है, राज्य से जो कुछ संबंधित कुछ ऐसे विधेयक हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अगले पेज तो समाप्त हो चुका। तो देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताया, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताया, ठीक है। अब यहीं पर कुछ राष्ट्रपति और को भी यहीं पर लेकर थोड़ा चल लेते हैं और आपको भी बता देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि इसका एज कितना हुआ? 25 वर्ष। सदस्यों का, ठीक है, इनका एज कितना हुआ? 30 वर्ष, ठीक है। कम से कम, मिनिमम है ये, अधिकतम मत समझिएगा। इनका हुआ 35 वर्ष। क्लियर, ठीक। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सदस्यों का है, ये ध्यान रखिएगा, ये सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, इनका कार्यकाल 5 वर्ष। क्लियर। चूंकि संसद के ये अभिन्न अंग है साहब, तो इनको पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा क्या हम आपको बता दें, इसमें लोकसभा राज्यसभा में तो कोई भी जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद ही वो विधेयक जो है कानून का रूप लेता है, ठीक है। तो आज हमने बस मोटा मोटी यही समझा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में क्या बेसिक चीज़ है, क्या है, कैसे है, ये हमने समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि विधेयक कैसे लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा या राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, ठीक है। ये रोक देगा तो क्या होगा, या ये रोक देगा तो क्या होगा, ये रोक भी सकता है या नहीं रोक सकता है, ये रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है, यहाँ गया इनके पास, राष्ट्रपति साहब के पास, तो ये क्या करेंगे, ये हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तब तक बस आज के लिए बहुत है। ये भारत के नक्शे को आप ध्यान से देखिए और समझिए इन चीज़ों को, ठीक है, कि कैसे लोकसभा, जो ना समझे आप हमको वीडियो में कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक। और तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।